बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर, आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ, दैट इज़ कानून शहादत ऑर्डर 1984। जैसे आप सबको मालूम है कि कानून शहादत का इतलाक़ सिर्फ़ क्रिमिनल लॉ में नहीं, सिर्फ सिविल प्रोसीडिंग में नहीं, बल्कि ये कोर्ट मार्शल में भी लागू होता है। इन दैट कॉन्टेक्स्ट इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट लॉ। अपार्ट फ्राम इट, जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं रिगार्डिंग जुडिशरी, चाहे वो सिविल जज का एग्ज़ाम हो, चाहे वो मजिस्ट्रेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो अटारनी, डिस्ट्रिक्ट अटारनी एक्सेट्रा या कोई प्रोसिक्यूशन का एग्ज़ाम हो, उन सब में जो कानून शहादत है वो उनकी सिलेबस में इंक्लूड है। अपार्ट फ्राम इट, जो प्रैक्टिसिंग लॉयर है उसके लिए बहुत अहम है, क्योंकि हर दिन, चाहे वो सिविल लिटिगेशन हो या चाहे वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो, वहाँ पर जो भी चीज़ हमने प्रूव करनी है या डिसप्रूव करनी है, तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड है दैट इज़ कानून शहादत ऑर्डर 1984। एंड यू नो दैट कि इट इज़ वेरी टेक्निकल इन नेचर। आज के सेशन में पर्टिकुलरली हम इनका समरी लेक्चर देखेंगे। ओवरऑल एक ओवरव्यू होगा कानून शहादत ऑर्डर के हवाले से, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है एंड व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ए कानून शहादत, वेदर इट इज़ सब्सटेंटिव लॉ और इट इज़ एडजेक्टिव लॉ और इट इज़ अ प्रोसीजरल लॉ, ये एक्चुअली है क्या बाय नेचर। एंड देन वी विल बी स्टडिंग कि इसका स्कोप क्या है, कौन कौन से प्रोसीडिंग में कानून शहादत का इतलाक़ होता है। एंड देन हम इनके स्ट्रक्चर या कंपोजिशन को देखेंगे कि ओवरऑल कितने आर्टिकल पे मुश्तमिल है, कितने चैप्टर पे मुश्तमिल है, या इन अदर वर्ड इसके कितने पार्ट्स हैं। तो लेट्स टेक स्टार्ट। डियर, जब हम देखते हैं कि कानून शहादत ऑर्डर 1984, जब हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं या जब इसके हम इंट्रोडक्शन में जाते हैं, तो सबसे पहले तो कुछ अल्फाज हैं, यानी कि जो इसका नाम है, जो इनका टाइटल है, फिर पहले हमने उनको समझना है कि इनका क्या मतलब है, उसके बाद फिर हम इसके बैकग्राउंड में जाएंगे। इन सबसे पहला वर्ड जो यूज़ हुआ है दैट इज़ कानून। जो दूसरा वर्ड है दैट इज़ शहादत, एंड जो तीसरा वर्ड यूज़ हुआ है दैट इज़ ऑर्डर, एंड जो फोर्थ नंबर यूज़ हुआ है दैट इज़ 1984। इसका मतलब है इसका टाइटल क्या है, यानी कि इसका निक नेम क्या है इस कानून का, कानून शहादत ऑर्डर 1984। अपने आसानी के लिए अगर हम देखें कि जो कानून है, कानून उर्दू में कानून, अंग्रेज़ी में इसका इक्विवेलेंट वर्ड क्या हो सकता है, तो यू नो बेटर कि दैट इज़ नोन एज लॉ। कानून को उर्दू में आम ज़बान में कहते हैं कि ये एक लॉ है। एंड you know that being a student of law, there are different kinds of law by nature, इसके enactment के हवाले से, इनके subject matter के हवाले से लॉ को मुख्तलिफ काइंड में तकसीम किया जा सकता है। हम देखेंगे कि कानून शहादत पर्टिकुलरली कौन सा कानून है। जो सेकंड वर्ड है दैट इज़ शहादत, और अगर हम शहादत का अंग्रेज़ी में इसका इक्विवेलेंट देखें तो इट इज़ एविडेंस, यानी कि एविडेंस का मतलब क्या हुआ, शहादत। अंग्रेज़ी में, अरबी में या उर्दू में हम इसको शहादत बोलते हैं। तीसरा जो लफ्ज़ यूज़ हुआ है दैट इज़ ऑर्डर। ऑर्डर को समझने के लिए इस वक्त हम अगर सिंपल अल्फाज में इसको समझना चाहें तो ये उस कानून को कहते हैं जो एग्जेक्टिव कैपेसिटी में इशू हो। अदरवाइज़ जो ऑर्डर है, जो ऑर्डिनेंस है और जो एक्ट है, इसके ऊपर एक सेपरेट सेशन मौजूद है, आप इसको वॉच कर सकते हैं, जहाँ पे हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया है कि व्हाट आर दी सर्कमस्टांसेस कि जिसमें जो कानून बनेगा उसको हम ऑर्डिनेंस बोलेंगे, एंड व्हाट इज़ द मैकेनिज़्म थ्रू विच जो लॉ बनेगा उसको हम एक्ट बोलेंगे, एंड वो कौन से अवामिल हैं कि जिसके तहत
या जिस सिनारियो में वो कानून बनेगा उसको हम ऑर्डर बोलेंगे। इस वक्त सिंपलेस्ट वे में अगर हम समझे तो ऑर्डर क्यों है? क्योंकि इट हैज़ बीन इम्पोज बाय द प्रेसिडेंट इन एग्जेक्टिव कैपेसिटी। क्यों? क्योंकि उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन इन अबेंस था। थोड़ी देर में हम इसको डिटेल में एड्रेस करने वाले हैं। ऑर्डर क्यों है? क्योंकि ये वो कानून है कि जो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ने एग्जेक्टिव कैपेसिटी में इन्फोर्स किया। एग्जेक्टिव कैपेसिटी किसने? जो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। उस वक़्त अगर आप देखें हिस्ट्री तो जो जनरल ज़ियाउल हक थे उसने कॉन्स्टिट्यूशन को अबेंस में किया और जो है मार्शल लॉ नाफिज की, और उस मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की कैपेसिटी में उसने जो कानून दिया, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि ये ऑर्डर है। कानून शहादत ऑर्डर 1984। कीप वन थिंग इन योर माइंड कि चाहे ऑर्डिनेंस हो चाहे ऑर्डर हो, दीज आर टेम्पोरेरी लॉज। ये परमानेंट लॉज नहीं है। वैसे जनरली लॉ कोई भी परमानेंट नहीं होता, वो कभी भी अमेंड हो सकता है, कभी भी रिपील उसको करवाया जा सकता है। लेकिन जो टेम्पोरेरी लॉज की हम बात करते हैं ये जनरली 3 महीने या 4 महीने तक होते हैं। तो ये अभी तक ऑर्डर क्यों है? 1984 में बना और इस वक्त 2022 चल रहा है, अभी तक ये इंटेक्ट है और नाम इसका ऑर्डर है। तो ऐसा क्यों है? तो इसके लिए हम जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 270 में। अगर 70 ये टेम्पोरेरी लॉज वैलिडेशन एक्ट है। जब भी मार्शल लॉ आता है और जब मार्शल लॉ एंड होता है तो आर्टिकल 270 में अमेंडमेंट की जाती है। इन दैट कॉन्टेक्स्ट ये सारे जो लॉज हैं वो यू में से एडॉप्ट किए गए, रेटिफाई किए गए और कहा कि ये वैलिडेटेड है। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट नाम इसका ऑर्डर है, लेकिन नेचर इसकी अभी एक्ट की ही है। जो 4th नंबर यूज़ हुआ है दैट इज़ 1984। इससे क्या मुराद है? वेरी सिंपल, ये नहीं कि अगर हम देखें कि ये कानून कब बना, 1984 में बना, तो दिस इज़ द डेट ऑफ इनैक्टमेंट। इनैक्टमेंट का मतलब क्या हुआ? ये नहीं कि ये कानून जब बना, एनेक्ट हुआ, मेक हुआ, बनाया गया जिस तारीख को, वो था 1984। इसको आप कह सकते हैं कि दिस इज द डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ इस कानून की जो बर्थ है वो 1984 है। इससे पहले कोई कानून मौजूद नहीं था क्या? बिल्कुल मौजूद था। तो फिर कौन सा कानून था? उसको हम बोलते हैं एविडेंस एक्ट 1872। यानी कि एक कानून पहले से मौजूद था जिसको एविडेंस एक्ट 1872 कहा जाता था। तो कानून शहादत ने एविडेंस एक्ट को रिपील किया। क्यों रिपील हुआ? क्यों नया कानून बनाने की ज़रूरत पड़ी? जब हम देखते हैं कि ये कानून रिपील क्यों हुआ तो हम इसकी हिस्ट्री में जाएंगे कि आया वो कौन से मुहर्रिकात थे, वो कौन से अवामिल थे कि जिसकी रोशनी में या जिनकी वजह से ये कंपेल हो गए कि एविडेंस एक्ट को रिपील किया जाए और एक नया कानून दिया जाए। थोड़ा सा इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में स्टार्ट हम करते हैं 1977। जैसे आप सबको मालूम है कि 1977 में पर्टिकुलरली 5 जुलाई यानी कि जुलाई के 5 तारीख को जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ नाफिज किया। इस तारीख को क्या होता है? इस तारीख को जो ज़ियाउल हक है, जनरल ज़ियाउल हक, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अबेंस में रखता है, मुल्क के वसी तर मफाद में मार्शल लॉ इम्पोज करता है और उसकी ख्वाहिश कि पाकिस्तान की जितनी भी लॉज हैं
वो इस्लामी इंजंक्शन के मुताबिक हो। तो मानना ये था, ऐसा ये समझ रहे थे कि जो एविडेंस एक्ट है 1872 का वो टोटली अन इस्लामिक है, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक रियासत है, लिहाजा यहाँ पर सारे के सारे कवानीन इस्लामी जो है वो इस्लामिक होने चाहिए, पर्टिकुलरली जो शहादत के कानून हैं। ऐसा मानना था कि जो एविडेंस एक्ट है 1872 ये कहाँ से डराइव किया गया है, ये डराइव किया गया है कॉमन लॉ से। और कॉमन लॉ की जब हम बात करते हैं सर, तो कॉमन लॉ इंग्लैंड का वो कानून विच इज़ बेस्ड ऑन कस्टम एंड प्रेसिडेंट, तो ये वहाँ से डिराइव किया गया, हेंस इट इज़ अन इस्लामिक। अब चूँकि पाकिस्तान एक इस्लामिक रियासत है तो लिहाजा इसके तमाम कवानीन इस्लामिक इंजंक्शन के मुताबिक होने चाहिए। तो जनरल ज़ियाउल हक ने एक स्पीच की जिसमें उसने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया। ये बात होती है आलमोस्ट 1982 की। इस स्पीच में बताता है कि पाकिस्तान की जितनी भी लॉज हैं वो इस्लाम के मुताबिक होने चाहिए, और पर्टिकुलरली जो कानून शहादत है उसको इस्लाम के जो इंजंक्शन के मुताबिक बनाना है, इनको लाना है इन कन्फर्मिटी विद द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम इज़ लेट डाउन इन होली कुरान एंड सुन। तो एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है, इसके बाद एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है और वो कमेटी एक कानून ड्राफ्ट करती है। प्रोपोज ड्राफ्ट की जब हम बात करते हैं ड्राफ्ट की, तो इसका मतलब है ये वो बिल है कि जो प्रोपोज लॉ की तरफ जाएगा उसको ड्राफ्ट करते हैं, और इसको जो उस वक़्त की कौंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी होती है उसके सामने रख दिया जाता है। और उस वक़्त के जो चेयरपर्सन थे जो कौंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के, तमीज़ुर रहमान साहब, वो अपनी सजेशन देते हैं कि चूँकि हम पुराने लॉज में अमेंडमेंट ला रहे हैं तो इंग्लिश लॉ और इस्लामिक लॉ को हम इकट्ठा कर रहे हैं, तो इट इज़ समहाउ डिफ़िकल्ट कि हम इंग्लिश लॉ को इस्लामिक लॉ के हार्मनी में लें। एक नया कानून जो टोटली इस्लाम पे बेस हो उसको लाते हैं। तो कानून शहादत ऑर्डर ड्राफ्ट किया गया और इसको प्रेसिडेंट के सामने सेंड के लिए पेश किया गया। तो प्रेसिडेंट ने 10th ऑर्डर जो 1984 में उसने किया उसके तहत उसको इन्फोर्स किया गया। तो अगर हम देखें कि कानून शहादत किसके टेन्योर में आया, तो वेरी सिंपल, ज़ियाउल हक। क्यों ज़ियाउल हक ने ऐसे किया? क्योंकि ज़ियाउल हक के दौर को ऐसा मानना है कि उसके दौर को हम क्या मानते हैं, दौर ऑफ इस्लामाइजेशन, इस्लामाइजेशन का एरा। अब ये अलग क्वेश्चन है कि वेदर इस्लामाइजेशन का दौर था या नहीं था, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन ऐसा मानना है कि वो जो सारे कवानीन थे वो इस्लाम की रोशनी में लाना चाह रहे थे। तो लिहाजा उसने कानून शहादत ऑर्डर 1984 को एक ऑर्डर के ज़रिए 1984 में इन्फोर्स किया। और याद रहे कि 1984 में ये कौन सा ऑर्डर था, ये 10th ऑर्डर था, यानी कि 1984 में और भी तो बहुत सारे ऑर्डर किए गए होंगे प्रेसिडेंशियल कैपेसिटी में। कानून शहादत जो ऑर्डर था वो 10वें नंबर पे, यानी कि जो 10वां ऑर्डर था 1984 का पर्टिकुलरली कानून के हवाले से, उसके ज़रिए कानून शहादत को इन्फोर्स किया गया। अब अगर हम देखें कि कानून शहादत कौन से डेट से इन्फोर्स हुआ, तो डेट इज़ 26 अक्टूबर 1984 ये लागू होता है, जो कि जब हम इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये 30 मुहर्रमुल हराम की जो है वो डेट होती है जब कानून शहादत इन्फोर्स होता है। और कानून शहादत जब इन्फोर्स होता है तो ये किसको रिपील करता है? डेफिनेटली जब उससे पहले का कानून था एविडेंस एक्ट 1872, इसको ये क्या करता है, ये रिपील करता है। तो ये था शॉर्ट ब्रीफ के कानून शहादत की जो हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव है, या इसका जो जो उसके मुहर्रिकात थे जिसकी वजह से एविडेंस एक्ट को रिपील किया गया और कानून शहादत को लाया गया, वो हमने डिस्कस किए। अब ये एक अलग डिबेट है कि वेदर इट इज़ प्योरली इस्लामिक वन और अदरवाइज। इसके ऊपर हमारा एक सेपरेट सेशन मौजूद है, आप देख सकते हैं, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कानून शहादत ऑर्डर
एंड जो एविडेंस एक्ट 1872, उसमें हमने डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि वो कौन कौन से डिफरेंसेस हैं एविडेंस एक्ट के और कानून शहादत के। क्योंकि एविडेंस एक्ट कहाँ से डिराइव किया गया था, वो कॉमन लॉ पे बेस्ड था, और ऐसा मानना है कि जो कानून शहादत है वो भी एविडेंस एक्ट की ही प्रिंसिपल पे है। सारे के सारे बातें इस्लामिक, प्योरली इस्लामिक आप कह सकते हैं कि नहीं है, लेकिन ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल, थोड़ा डिबेटेबल है, एकेडमिक स्टडी है, आप ख़ुद भी इसको देख सकते हैं। अब ज़रा चलते हैं कि जो कानून शहादत है उसकी नेचर क्या है, क्योंकि हर कानून की कोई ना कोई नेचर होती है। कोई कानून जनरल होता है, कोई कानून जो है वो सब्सटेंटिव होता है, कोई कानून प्रोसीजरल होता है। अब कानून शहादत कौन सा कानून है, कौन से कैटेगरी में हम इसको फॉल करेंगे? तो सबसे पहले अगर हम देखें इसकी नेचर को कि कानून शहादत की नेचर क्या है, तो हमें पता चलता है कि इट इज़ जनरल लॉ। सबसे पहले कानून शहादत क्या है, ये एक जनरल लॉ है। जनरल लॉ का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया इसके लिए, इसको स्पेशल लॉ क्यों नहीं कहा गया? अगर सब्जेक्ट मैटर के हवाले से देखा जाए तो ये स्पेशल लॉ है, क्योंकि एक ख़ास सब्जेक्ट को डील करता है। लेकिन इसकी अगर एप्लीकेशन को देखा जाए तो इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट इट इज़ जनरल लॉ। जनरल लॉ की डिफिनीशन क्या हो सकती है? एक ऐसा कानून जिसकी एप्लीकेशन क्या हो, पूरे मुल्क के ऊपर हो, एप्लीकेशन पूरे मुल्क के ऊपर हो, पूरे टेरिटरी के ऊपर हो, तो ऐसे कानून को हम बोलते हैं दैट इज़ जनरल लॉ। तो अब अगर देखा जाए कानून शहादत का इतलाक़ पूरे मुल्क के ऊपर होता है, दैट्स वाई इन दैट कॉन्टेक्स्ट इट इज़ जनरल इन नेचर। एप्लीकेशन इसकी कहाँ पर है? इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान। अब सवाल ये है कि पूरे पाकिस्तान में इसका इतलाक़ होगा, यानी कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ कहीं पर प्रोसीडिंग होगी, कहीं पर एडवर्स ऑर्डर पास होगा, कहीं पर राइट डिटरमेंट होगा, या जहाँ पर लाइबिलिटी इम्पोज की जाएगी, तो वो प्रोसीडिंग कानून शहादत के मुताबिक होगी। यानी कि गवाह जो प्रोड्यूस होंगे उसमें कानून शहादत इन्वॉल्व होगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है कि पाकिस्तान से फिर मतलब क्या हुआ, तो पाकिस्तान कौन से टेरिटरी को हम बोलेंगे कि ये पाकिस्तान है? उसके लिए फिर हम आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं कि जहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से टेरिटरी पाकिस्तान के जो है वो टेरिटरी में आएंगे। तो लिहाजा उसके मुताबिक जहाँ पर भी जो प्रोसीडिंग होगी वहाँ पर जो गवाह लाए जाएंगे या जो गवाह का स्टैंडर्ड होगा वो कानून शहादत के मुताबिक होगा। अपार्ट फ्रॉम इट जितनी भी प्रोसीडिंग होगी, लेकिन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर, यानी कि इनका इतलाक़, इनकी एप्लीकेशन किन के ऊपर होगी? तमाम जो प्रोसीडिंग है, जुडिशल प्रोसीडिंग, चाहे ऑल जुडिशल प्रोसीडिंग, ऑल जुडिशल प्रोसीडिंग, अब चाहे वो सिविल कोर्ट है, चाहे वो क्रिमिनल कोर्ट है, सब के ऊपर इसका इतलाक़ होगा, इंक्लूडिंग ट्राइब्यूनल। ये ट्राइब्यूनल के ऊपर भी इसका इतलाक़ है, और इंक्लूडिंग व्हाट? कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल पे में भी अगर कोई प्रोसीडिंग है, कोई एडवर्स ऑर्डर पास करना है, तो कानून शहादत के मुताबिक ही हमें एविडेंस दरकार होते हैं। लेकिन ये कानून बोलता है कि इन सब के साथ साथ एक अथॉरिटी ऐसी है कि जहाँ पर कानून शहादत का इतलाक़ नहीं होगा, यानी कि वहाँ पर अगर प्रोसीडिंग होगी तो वहाँ पर कानून शहादत को मद्देनज़र नहीं रखा जाएगा, तो वो है आर्बिट्रेटर। यानी कि जब हम आर्बिट्रेशन करेंगे वहाँ पर कानून शहादत लागू नहीं है। एक तो हमने कहा कि ये जनरल लॉ है, दूसरा आया ये सब्सटेंटिव लॉ है या प्रोसीजरल लॉ है। तो सब्सटेंटिव लॉ कौन सा होता है या प्रोसीजरल लॉ कौन सा होता है? हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इट इज़ मिक्सचर ऑफ बोथ। ये मिक्स्ड है, मिक्सचर ऑफ बोथ है, मतलब
ये सेम टाइम पे सब्सटेंटिव भी है और सेम टाइम पे प्रोसीजरल भी है। पहले हम ये देखते हैं कि सब्सटेंटिव से क्या मुराद है और प्रोसीजरल से क्या मुराद है, फिर हमारे लिए आसानी होगी कि हम ये देख सकें कि कानून शहादत को हम क्या नाम दें, आया सब्सटेंटिव या प्रोसीजरल। सब्सटेंटिव लॉ वो कानून होता है कि वो हमें बताए कि कौन से राइट्स हैं और कौन सी ड्यूटीज़। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो दैट इज सब्सटेंटिव लॉ ऑफ द सिविल लॉ, क्योंकि वो हमें बताता है कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के क्या क्या राइट हो सकते हैं और उनके क्या क्या ऑब्लिगेशन हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको क्रिमिनल लॉ में सब्सटेंटिव लॉ देखना चाहें तो वो कानून जो हमें बताए कि क्या ऑफेंस है और क्या उसकी पनिशमेंट है, यानी कि वो कानून जो हमें राइट बताए, ऑब्लिगेशन बताए, ऑफेंस बताए या पनिशमेंट बताए, तो दैट इज़ नोन एज सब्सटेंटिव लॉ। और वो जो तरीक़ाकार बताए कि अगर आपका कोई राइट इन्फ्रिंज हो जाए तो किस तरीके से आप इसको इन्फोर्स कर सकते हैं, उस कानून को हम बोलते हैं ये प्रोसीजरल लॉ है। और वो कानून जो हमें तरीक़ाकार बताए कि अगर कोई ऑफेंस कमिट करे तो किस तरीके से उसको अरेस्ट किया जाएगा, मजिस्ट्रेट किस तरीके से उसको ट्रायल करेगा, ये सारे मामलात, ये जो सारी जर्नी है, इसका जो तरीक़ाकार बताता है उसको हम बोलते हैं प्रोसीजरल लॉ। अब सवाल ये है कि कानून शहादत आया सब्सटेंटिव लॉ है या प्रोसीजरल लॉ है? सिंपल, इट इज़ मिक्सचर ऑफ बोथ, क्योंकि ये समटाइम हमें बताता है कि गवाह किसके क्या राइट्स हैं और यह बाज़-औक़ात प्रोसीजर बताता है किस तरीके से चीज़ें प्रोड्यूस की जाएंगी। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट इट इज़ सब्सटेंटिव एज वेल एज अ प्रोसीजरल लॉ एंड इट इज़ आल्सो नोन एज एडजेक्टिव लॉ। कानून शहादत को एडजेक्टिव लॉ भी बोलते हैं, यानी कि एडजेक्टिव किसी चीज़ की खासियत मालूम करता है ना, बताता है। तो लिहाजा ये हमें बताता है कि गवाह की हैसियत क्या होनी चाहिए, या वो जो डॉक्यूमेंट होगी या वो जो विटनेस होगा उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, उसकी क्वालिटी क्या होगी। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट इट इज़ नोन एज एडजेक्टिव लॉ। लबिलबाब ये कानून शहादत एग्जेक्टिव कैपेसिटी में जारी हुआ, ये जनरल लॉ है, पूरे मुल्क में इसका इतलाक़ है, ये सब्सटेंटिव लॉ भी है एज वेल एज प्रोसीजरल लॉ। कानून शहादत हमें बताता है कि पूरे मुल्क में जितनी भी जुडिशल प्रोसीडिंग हैं पूरे पाकिस्तान में, इट अप्लाई टू ऑल जुडिशल प्रोसीडिंग। हम ऑलरेडी पढ़ चुके स्कोप में कि कहाँ कहाँ इसका इतलाक़ होगा। कह रहा है कि इट अप्लाई टू it applies to all judicial proceeding. Number 1, all judicial proceeding. Judicial proceeding, then before any court. कुछ को ये इंक्लूड कर रहा है, इंक्लूड्स, क्या चीज़ें इंक्लूड कर रहा है? दो चीज़ों को इंक्लूड कर रहा है। नंबर 1 ट्राइब्यूनल, नंबर 2 कोर्ट मार्शल। अब जब हम देखते हैं कि लफ्ज़ लिखा हुआ है जुडिशल प्रोसीडिंग, तो व्हाट डज मीन बाय जुडिशल प्रोसीडिंग? दो अल्फाज हैं, नंबर 1 जुडिशल एंड नंबर 2। इसका मतलब ये है कि कोई भी मामला जहां पर हम ड्यू प्रोसेस के तहत, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कर रहे हों, वो कौन करता है? डेफिनेटली जुडिशरी करती है। जब जुडिशल की हम बात कर रहे हैं तो किस चीज़ की बात हो रही है? जुडिशरी की बात हो रही है। यानी कि कोर्ट ने कोई एडवर्स ऑर्डर जारी करना हो, ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत जब कोई राइट इम्पोज करना हो या कोई एडवर्स ऑर्डर इम्पोज करना हो, तो उसको हम कहेंगे ये जुडिशल प्रोसीडिंग है। अनदर वर्ड दैट इज़ यूज, दैट इज़ प्रोसीडिंग। प्रोसीडिंग का मतलब क्या है?
प्रोसीडिंग एक तरीक़ाकार है कि जिसके तहत कोई चीज़ प्रूव की जाती है या डिसप्रूव की जाती है। प्रोसीडिंग यानी कि एक प्रोसीजर है कि जिसके तहत जुडिशरी एक ख़ास प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए कोई रिज़ल्ट निकालती है, कोई डिसीजन देती है कि ऐसा हुआ है या ऐसा नहीं हुआ है। तो कह रहे हैं जितनी भी जुडिशल प्रोसीडिंग होंगी जिसमें जुडिशरी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत कोई एडवर्स ऑर्डर या कोई राइट डिटरमिन करेगी, तो वहाँ पर कानून शहादत के तहत ही गवाह लाए जाएंगे। दूसरा जो वर्ड यूज़ हुआ है बिफोर एनी कोर्ट। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने कोई स्पेसिफिक कोर्ट का नाम नहीं लिया। कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकता है, कोई सेशन हो सकता है, कोई सिविल कोर्ट हो सकता है, कोई स्पेशल कोर्ट हो सकता है। ज़हन में रखिए कि जब हम कोर्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब ये हुआ कि ये वो प्रॉपर हायरार्की है जुडिशरी की कि जहाँ पर प्रोसीजरल लॉ ट्रू सेंस में लागू होता है। कोर्ट का मतलब कि इट इज़ द हायरार्की ऑफ द ऑर्डिनरी जुडिशल सिस्टम। कोर्ट ऑर्डिनरी भी हो सकता है और कोर्ट स्पेशल भी हो सकता है। ऑर्डिनरी कोर्ट से मुराद हम मतलब लेते हैं कि सिविल कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, और जब हम स्पेशल कोर्ट की बात करते हैं तो फिर जो स्पेशल लॉ के तहत इस्टेब्लिश हुआ, जैसे एंटी टेररिज्म हो गया, एंटी नारकोटिक्स हो गया, एक्सेट्रा। इसका मतलब है जितनी भी कोर्ट्स होंगे उनके सामने भी जो प्रोसीडिंग होगी वहाँ पर भी कानून शहादत का इतलाक़ होगा। ये दो और चीज़ों को इंक्लूड कर रहा है, एक ट्रिब्यूनल को और दूसरा कोर्ट मार्शल को। ट्रिब्यूनल क्या है? ट्रिब्यूनल बेसिकली जब वर्ड ट्रिब्यूनल यूज़ होता है इसका मतलब ये है कि ये ऑर्डिनरी जो हायरार्की है जुडिशल सिस्टम की उसका पार्ट नहीं है। जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को टेकल करने के लिए ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश किए जाते हैं, जैसे सर्विस ट्रिब्यूनल हो गया, या जैसे इलेक्शन ट्रिब्यूनल हो गया, जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल हो गया। कहता है वहाँ पर भी जो है वो टू सम एक्सटेंट कानून शहादत का इतलाक़ होगा ट्रिब्यूनल। सेकेंड जो चीज़ इंक्लूड की गई है दैट इज़ कोर्ट मार्शल। एंड यू नो बेटर कि कोर्ट मार्शल से मुराद जो फौजियों की जो अदालत है, जहाँ फौजियों को प्रोसिक्यूट किया जाता है। कीप वन थिंग इन योर माइंड, देयर इज़ डिफरेंसेस बिटवीन कोर्ट मार्शल एंड मिलिट्री कोर्ट। तीसरी जो बात कर रहा है, एक तो ऑल जुडिशल प्रोसीडिंग, तीसरा बिफोर एनी कोर्ट, और इंक्लूड किया ट्रिब्यूनल एंड कोर्ट मार्शल। लेकिन एक को वो एक्सक्लूड कर रहा है। वो एक्सक्लूड क्या है? हम पहले इसको डिस्कस कर चुके कि आर्बिट्रेटर को ये क्या कर रहा है? ये एक्सक्लूड कर रहा है। आर्बिट्रेटर कौन होता है सर? आर्बिट्रेटर का मतलब है उर्दू में हम कहते हैं सालिस, यानी कि जब हमारे यहाँ अगर लोकल कस्टम में देखें तो कहीं पे उसको मरका बोलते हैं, कहीं पे उसको जरगा बोलते हैं, मेड मरका। तो उसमें जो सालिसीन होते हैं, यानी कि वो जो मिडल मैन है, वो जो थर्ड पार्टी है, वो जो जिसको हम अपॉइंट करते हैं, वो जब फैसला करता है या उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेशन। उस शख्स को हम आर्बिट्रेटर बोलते हैं, सालिस। तो कह रहे हैं सालिसी में कानून शहादत जो है उनकी प्रोविज़न इनटेक नहीं है, या कोई और अथॉरिटी अपार्ट फ्रॉम इट, इनके अलावा एनी अदर अथॉरिटी, कोर्ट के अलावा। हो सकता है उसका नाम कोर्ट ना हो सकता है उसका स्ट्रिक्ट नेम ट्रिब्यूनल ना हो, क्या एक्सरसाइज कर रही है? वो एक्सरसाइज कर रही है कोई जुडिशल पावर। एक्सरसाइज क्या कर रही है? कोई जुडिशल पावर एक्सरसाइज कर रही है, तो वहाँ पर भी कानून शहादत का इतलाक़ होगा, चाहे वो किसी भी नाम से हो। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई कोर्ट के नाम से हो, ज़रूरी नहीं है कि वो किसी ट्राइब्यूनल के नाम से हो, ज़रूरी नहीं है कि वो कोर्ट मार्शल के नाम से हो। कोई और अथॉरिटी है जो कि क्या एक्सरसाइज कर रही है? जुडिशल या क्वेज़ाई जुडिशल पावर एक्सरसाइज कर रही है। तो आर्टिकल 1 कानून शहादत का कह रहा है कि वहाँ पर भी इसका इतलाक़ होगा, लेकिन किसी सूरत में आर्बिट्रेटर के ऊपर इसका इतलाक़ नहीं होगा। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हर एक्ट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है ताकि आसानी हो पढ़ने में,
और उसकी एप्लीकेशन को समझने में। कानून शहादत को भी टोटल 166 सेक्शन आर्टिकल में डिवाइड किया गया है। अगर हम इसकी कंपोजिशन को देखें तो इंटायर कानून शहादत इज डिवाइडेड इनटू 166 आर्टिकल, यानी कि पूरे कानून शहादत में 166 आर्टिकल दिए गए हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन कि यहाँ पर तो आर्टिकल है, सेक्शन क्यों नहीं है? तो इट इज़ अ सेपरेट डिबेट, इसके ऊपर सेपरेट सेशन हम करेंगे कि जहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि वो कौन सा डॉक्यूमेंट है कि जहाँ पर जो है वो जो पार्टीशन होगी उसको हम उस सेगमेंट को हम सेक्शन बोलेंगे, और वो कौन से डॉक्यूमेंट है कि जहाँ पर जो पार्टीशन होगी उस डॉक्यूमेंट की या जो सेगमेंट होगा उसको हम आर्टिकल बोलेंगे। ऑल दो एक सेपरेट डिबेट है, डिटेल में इसके ऊपर हम एक अलग सा सेपरेट सेशन है। टोटल कितने आर्टिकल है? 166, और ये जो 166 है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कानून शहादत को टोटल 3 पार्ट में तकसीम किया गया है, और ये जो 166 आर्टिकल है इनको टोटल 13 चैप्टर में तकसीम किया गया है। टोटल चैप्टर अगर देखा जाए कानून शहादत में कितने हैं तो 13। टोटल आर्टिकल कितने हैं? 166 को 13 चैप्टर में तकसीम किया गया और 13 चैप्टर को 3 पार्ट में तकसीम किया गया है। अब ज़रा देखते हैं कि इनके पार्ट्स के नाम क्या हैं, कौन से पार्ट्स को क्या बोलते हैं, और हर पार्ट में कितने आर्टिकल हैं। पार्ट 1 अगर देखें, पार्ट 1 की जो हेडिंग है इसको जो नाम दिया हुआ है पार्ट 1, कहते हैं रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, ये इस पार्ट का नाम है। और रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट इस पार्ट में टोटल कितने चैप्टर हैं? टोटल 6 चैप्टर हैं। टोटल इस पार्ट में कितने चैप्टर हैं? 6 चैप्टर। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कानून शहादत, जहाँ पे प्रिलिमिनरी यानी कि डिफिनीशन जो बताई गई हैं, जहाँ पे बताया गया है हु कैन टेस्टिफाई, जहाँ पे बताया गया है रेलेवेंट फैक्ट कौन कौन से होंगे, किन चीज़ों के बारे में गवाही दी जा सकती है, या जहाँ पर बताया गया है कि विटनेस कौन हो सकता है, जहाँ पे बताया गया है ओरल एविडेंस से क्या मुराद है, या कितने किस्म के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो सकते हैं, या कौन सी जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पर ओरल गवाही नहीं दी जा सकती, कहाँ पर ओरल जो गवाही है वो एक्सक्लूड करती है डॉक्यूमेंट्री को, या वाइस वर्सा। ये सारी बातें पार्ट 1 में बताई गई हैं। एक एक चैप्टर को, एक एक आर्टिकल को हम डिटेल में समझेंगे। जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 सबसे शॉर्ट पार्ट है कानून शहादत का। यहाँ पर टोटल 2 चैप्टर दिए गए हैं, 2 चैप्टर, और इस पार्ट का जो नाम है दैट इज प्रूफ, दैट इज रिगार्डिंग प्रूफ। सबसे छोटा पोर्शन है कानून शहादत का जिसका नाम है प्रूफ, जिसमें बताया गया है कि वो कौन से फैक्ट्स हैं विच नीड नॉट बी प्रूव्ड। इस टॉपल की बात की गई है इस पार्ट में। टोटल 2 चैप्टर में इसको तकसीम किया गया है। जो 3rd पार्ट है, पार्ट 3rd, इसमें टोटल 5 चैप्टर हैं, और इसका नाम है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंसेस। प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंसेस। तो ये था यू में से कंपोजिशन और स्ट्रक्चर। अब अगर देखें पार्ट 3, तो पार्ट 3 में क्या क्या बातें की गई हैं। यहाँ पे बताया कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, यानी कि जो प्रूफ करेगा, जो गवाह लाएगा, वो किसके ऊपर उसका बर्डन होगा, जिम्मेदारी किसकी होगी। जनरली हम ये समझते हैं कि प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है, लेकिन जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा कि देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन टू, कहाँ पर
जहाँ स्पेशल नॉलेज हो वहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट भी हो जाता है। बताया है कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस किस तरीके से होंगी, कितने पार्ट होंगे, एग्जामिनेशन इन चीफ से क्या मुराद होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन से क्या मुराद होगा, या री एग्जामिनेशन से क्या मुराद होगा। और यहाँ पर बताया गया है कि जो ओथ के ऊपर किस तरह यानी कि फ़ैसला किया जाएगा, ओथ का भी यहाँ पर ज़िक्र है। तो ये था इसका जो 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 कंपोजिशन है या इसका जो स्ट्रक्चर है। तो सर हमने डिस्कस किया कि कानून शहादत ऑर्डर को कानून शहादत ऑर्डर क्यों कहते हैं। इस्लामाइजेशन के दौर में जनरल ज़ियाउल हक ने एग्जेक्टिव कैपेसिटी में, प्रेसिडेंशियल कैपेसिटी में 1984 को इन्फोर्स किया। इसने एविडेंस एक्ट 1872 को रिपील किया। इस कानून के टोटल 166 आर्टिकल हैं। 166 आर्टिकल को टोटल 13 चैप्टर में तकसीम किया और 13 चैप्टर को 3 पार्ट में तकसीम किया। पहले पार्ट को हम बोलते हैं कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं अबाउट प्रूफ, एंड थर्ड पार्ट को हम बोलते हैं प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ विटनेसेस और एविडेंस, प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंसेस। जब हमने देखा कि इसकी नेचर क्या है तो वहाँ पर पता चला कि इट इज़ जनरल लॉ और इसका इतलाक़ पूरे मुल्क के ऊपर है, और ये सब्सटेंटिव लॉ भी है, प्रोसीजरल लॉ भी है, एडजेक्टिव लॉ भी है, और पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ पर भी जुडिशल प्रोसीडिंग होगी गवाह का स्टैंडर्ड कानून शहादत के मुताबिक होगा। कानून शहादत प्योरली इस्लामिक है या नहीं है, ये एक अलग डिबेट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न हैं कि जो स्टिल डिबेटेबल है। कानून शहादत और एविडेंस में क्या क्या फ़र्क है इसके ऊपर सेपरेट लेक्चर होगा। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।